बच्चों जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो कल हमने पढ़ लिया था, अध्याय के कुछ पन्ने हमने पढ़ लिए थे बच्चों। तो बच्चों अब हम आज से क्या पढ़ेंगे बच्चों? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होते हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बच्चों ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है कौन सी बच्चों? गैस। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं शुरू से पदार्थ की अवस्थाएं। तो अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि ये पदार्थ कितने टाइप के हैं बच्चों? 3 प्रकार के हैं। एक है ठोस, एक है द्रव्य और एक है गैस। तो पदार्थों की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो बच्चों कल हमने कण के बारे में, पदार्थ एवं कणों के बारे में पढ़ा था। तो पदार्थ कौन सी चीज कहलाती है बच्चों? जो बड़ा हिस्सा किसी चीज का कहलाता है वह पदार्थ कहलाता है। और जब हम इसे छोटे छोटे असंख्य टुकड़ों में बांट देते हैं बच्चों, तो वो क्या कहला जाते हैं? ये कण कहलाते हैं। ठीक ना बच्चों? इसके बारे में कल हमने जानकारी पढ़ी थी। तो बच्चों आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पदार्थों की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पहली अवस्थाएं हम पढ़ते हैं कौन सी? ठोस अवस्था। कौन सा बच्चों? ठोस अवस्था पढ़ते हैं हम। ठोस। तो बच्चों ये ठोस अवस्था क्या कहलाती है? बच्चों क्या होता है कि जब हमारे ये जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कि बड़े होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये जो कण होते हैं बच्चों जब ये इतने पास पास, इसमें किसमें दोस्तों? विसरण, विसरण एवं आकर्षण, आकर्षण इनके मध्य बहुत अधिक होता है बच्चों। तो क्या होता है? ये ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। निम्न वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई एवं लकड़ी। तो बच्चों ठोस का गुण क्या होता है? वह स्थान घेरता है। क्या बच्चों? स्थान घेरता है। एवं बच्चों इनका क्या होता है? प्रॉपर एक आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। जैसे हम पेन को ले लेते हैं, तो पेन को अगर हम रख देंगे बच्चों, तो वो क्या होगा? जैसे ये पेन है बच्चों, तो अगर इसके चारों ओर हम लाइन खींचे कि यह कितना स्थान घेरता है, तो वह इस तरह स्थान घेरेगा। और बच्चों क्या होगा? वह हमें ठोस आकार में भी दिखाई देता है, जिसे हम दबाने पर वह दबता नहीं है। पेन को दबाने में क्या दबता है बच्चों? नहीं दबता। तो बच्चों ये क्या है? हमारा ठोस है। तो ठोस की परिभाषा क्या होगी बच्चों? ये ठोस की परिभाषा वह होती है कि जब कणों का आकार है, क्या बच्चों? जब कणों का आकार जो होता है वह बहुत ही पास पास में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? हम किसी भी वस्तु को ना तो दबा सकते हैं और ना ही बच्चों उसे तोड़ सकते हैं। तो एक बार तो बच्चों तोड़ तो सकते हैं हम, लेकिन उसे दबा नहीं सकते। तो वह क्या है? किसी भी चीज का अगर निश्चित आकार है बच्चों, क्या बच्चों? जिस किसी भी चीज का निश्चित आकार है उसे हम ठोस कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। बच्चों मैं भी अपना खेलूं। तो दोस्तों बच्चों ये जो सभी उदाहरण दिए गए हैं कौन कौन से? पेन, कौन से बच्चों? पेन, किताब, सुई, लकड़ी, लकड़ी की छड़, ये सब क्या है बच्चों? आप सभी के सभी इधर उधर देखते होंगे तो क्या पाते होंगे कि इनका एक आकार होता है, प्रॉपर आकार होता है। एवं बच्चों ये ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब कड़क होते हैं। तो चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम यह देख सकते हैं कि सभी को एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता। अब संपीड़न क्या होता है बच्चों? संपीड़न मतलब होता है दबाव। मतलब आप संपीड़ित करते हैं, दबाव देते हैं, तो वह क्या दबता है? नहीं, तो संपीड़ित होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। मतलब दोस्तों इनका आकार नहीं बदला जा सकता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। तो क्या बच्चों? जो अभी मैंने बताया कि ठोस तो टूट सकता है, लेकिन उसका आकार आप नहीं बदल सकते, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। इसलिए इन पर विचार करिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखकर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों में आकार ले सकते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? तो बच्चों अगर किसी भी चीज को दबाने में अगर उसका आकार बदल जाता है तो वो ठोस नहीं कहलाता। तो बच्चों ये रबड़ बैंड एवं स्पंज
एवं बच्चों ये जो चीनी है एवं नमक उनके बर्तन का आकार ले लेते हैं तो क्या ये ठोस कहलाते हैं? हाँ बच्चों, अगर आप चीनी को दबाएंगे तो ये चीनी दबती नहीं है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों? चीनी एवं नमक ठोस है। लेकिन रबड़ बैंड और आपका क्या है बच्चों? स्पंज, स्पंज यह दबाने पर दब जाता है, तो यह ठोस नहीं है बच्चों। अब ये बताओ, स्पंज जो बाह्य बल लगाते हैं, अब ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है। बल हटा लेने पर वह पुनः अपने आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है बच्चों। तो ये सभी क्या क्या है? ठोस के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों यह प्रॉपर ठोस नहीं है। स्पंज एवं जो रबड़ है वह प्रॉपर ठोस नहीं है, क्योंकि दोस्त बच्चों इसमें बल लगाने पर इनका आकार क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। अब स्पंज स्पंज में बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल जाती है, इसके लिए इसका संपीड़न संभव है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम द्रव अवस्था। तो इसकी तीन अवस्थाएं हैं बच्चों, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। क्या बच्चों? तीन अवस्थाएं हैं। इसमें क्या है? पहला है ठोस, फिर दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो बच्चों ठोस के उदाहरण कौन कौन से अपने हो गए? रबर बैंड, स्पंज। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रॉपर ठोस के उदाहरण नहीं है, क्योंकि जिन सभी चीजों का आकार बदल जाता है तो वे ठोस नहीं कहलाते। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम ठोस कह सकते हैं क्योंकि ये दोबारा अपना आकार प्राप्त कर लेते हैं। अगर यही सब चीजें अगर बच्चों अगर दबाने पर यह उसी अवस्था में रह जाती तो ये ठोस नहीं कहलाते। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं द्रव में। तो द्रव क्या होता है बच्चों? द्रव का आकार जो होता है क्या होता है दोस्तों? वह अनिश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? वह अनिश्चित होता है। और उसका आयतन क्या होता है बच्चों? आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। तो आइए पढ़ते हैं द्रव। तो द्रव में क्या होता है बच्चों? इसका आकार जो होता है, आकार अनिश्चित होता है, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है बच्चों? निश्चित होता है। तथा इन्हें जिस बर्तन में भी आप रखेंगे तो वह उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम पानी को लोटे में रख दें, ग्लास में रख दें, तो वह उसी आकार का हो जाता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है बच्चों। इसकी बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम 500 ग्राम 500 ml अगर हम लेंगे क्या बच्चों पानी, तो वह चाहे हम लोटे में रखें, चाहे गिलास में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, लेकिन उसका आयतन तो नहीं चेंज होने वाला है। तो आइए आगे पढ़ते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या है बच्चों? आइए पढ़ते हैं। प्रेक्षण में हम पाते हैं क्या बच्चों? प्रेक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, क्या है लिखा है यहां पे कि प्रेक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिन्हें बर्तन में उन्हीं रखा जाए तो वह उसी आकार को ले लेते हैं। देखो बच्चों ये यहां पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है बच्चों, द्रव का आकार जो है नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस किसी भी बर्तन में इन्हें रखा जाए वह उसी आकार का ले लेते हैं। द्रव्यों में बहाव होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ की अवस्था में नहीं आते। तो बच्चों क्या होता है कि जो किसी भी चीज का अगर आकार बदल जाए, जैसे हमारा स्पंज और रबड़ बैंड, उनको दबाने में क्या होता था बच्चों? वो उसका आकार बदल जाता था, लेकिन वह छोड़ देने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता था। तो जो ये रबड़ बैंड एवं स्पंज है वह अर्ध ठोस की अवस्था में आएंगे। क्या तो बच्चों? अर्ध ठोस की अवस्था में आएंगे। तो इसे आप ठोस भी कह सकते हैं और ठोस नहीं भी। लेकिन जो हमारा पानी है
पानी इस शर्त क्या होता है दोस्तों द्रव्य की, कि अगर उसको किसी भी अवस्था में आप रखें तो उसका आकार बदल जाए लेकिन उसका आयतन ना बदले, तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, वह कहलाएगा अपना द्रव्य। द्रव्य की क्या परिभाषा हो गई बच्चों, कि अगर अगर किसी भी चीज में हम द्रव को रखें बच्चों, अगर हम किसी भी चीज को द्रव्य को रखें किसी भी आकार में, तो वह किसी भी आकार में चेंज हो जाए परंतु उसका आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, तो वह हमारा क्या कहला जाएगा, द्रव। तो बच्चों इतना आपने पढ़ लिया, आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.5 और 1.4 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस एवं द्रव का विसरण द्रव्यों में संभव है। ठोस एवं द्रव्यों का विसरण जो है द्रव्यों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। क्या होती है बच्चों, जो वातावरण की जो गैसें होती हैं वह विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु एवं पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वहन के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन कर लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो बच्चों विसरण कल हमने पढ़ा था बच्चों, विसरण क्या, तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो देखो क्या होता है बच्चों कि क्या होता है बच्चों, जो ठोस होता है उसमें कण जो होते हैं वह अत्यधिक पास पास में होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसके कारण गति नहीं कर पाते हैं ठोस के। इसके कारण क्या होता है बच्चों, वह ठोस अवस्था में होता है जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या, आकार व आयतन, आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है बच्चों, द्रव में जो कण हैं वह थोड़ी दूर दूर रहते हैं जिसके कारण क्या है बच्चों, इनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन इसका आयतन, आयतन बच्चों निश्चित होता है। तो इसे आप ध्यान रखना। इसीलिए जब कणों का आकार, जो कण का जो दोस्तों, जब कण जितने भी अधिक पास पास में रहेंगे वह ठोस की अवस्था कहलाएगी और कण जो हैं वह जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वह द्रव की अवस्था कहलाएगी। एवं दोस्तों जब हम बच्चों जब हम किसी भी चीज को, जैसे पानी है, उसको अगर करने लगते हैं तो वह एक अवस्था में क्या होता है बच्चों, कि वह गैस अवस्था में आ जाता है। क्या होता है बच्चों, गैस अवस्था में आ जाता है। तो गैस अवस्था में क्या होता है बच्चों, गैस अवस्था में जो कण है वह क्या होता है, ताप देने पर, कल हमने पढ़ा था कि ताप देने पर जो कण होते हैं वह विसरण करने लगते हैं, गतिज ऊर्जा उनमें आ जाती है, गतिज ऊर्जा के कारण वह भागने लगते हैं इधर उधर। तो इसके कारण क्या है बच्चों, गैस में जो ये कण हैं वो और अधिक अधिक दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके कारण क्या है, इसमें विसरण एवं गतिज ऊर्जा जो होगी वह अत्यधिक होगी, ठीक है ना बच्चों। तो पानी एक ऐसा उदाहरण है बच्चों जिनमें यह तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं पानी में। तो पानी में ठोस कब होता है तो बच्चों यह बर्फ के रूप में होता है। पानी द्रव किस में होता है, पानी के रूप में ही होता है। और जब यह भाप बन जाता है तो यह गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह ठोस द्रव गैस आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलो आगे हम चलते हैं। हम्म हमने देखा कि ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। तो बच्चों अब प्रश्न आता है कि संपीड़न क्या कहलाता है। क्या बच्चों, संपीड़न,
संपीड़न क्या कहलाता है बच्चों? संपीड़न मतलब होता है दबाव, कंप्रेशन। क्या बच्चों? दबाव, कि आप किसी भी चीज को कितना दबा सकते हैं। तो हम किसे दबा सकते हैं बच्चों? आप बताइए। क्या हम ठोस को दबा सकते हैं? क्या हम जैसे हमारे पास लोहा है बच्चों, तो क्या हम लोहे को दबा सकते हैं बच्चों? हाँ, दबा सकते हैं, लेकिन हमें अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम आते हैं द्रव्य में। तो क्या हम द्रव्य को दबा सकते हैं? पानी है, अगर 1 लीटर जैसे बच्चों हमारे पास पानी है, बॉटल में भरा हुआ है, इस बॉटल में बच्चों जैसे पानी भरा हुआ है, अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या हम इसको दबाएंगे तो क्या बच्चों यह आकार चेंज कर लेगा? आकार तो चेंज कर लेगा, लेकिन बच्चों यह यहाँ पे आयतन उसका निश्चित होने के कारण यह क्या है, जैसे उसके आयतन को आप कम कर देंगे, यह पानी बाहर आ जाएगा। एक्स्ट्रा पानी क्या होगा बच्चों? वह बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ना हम तो हम लोहे को दबा सकते हैं और ना ही हम द्रव्य को संपीड़ित कर सकते हैं। कर सकते हैं बच्चों, लेकिन बहुत अधिक बल लगाने पर। तो संपीड़ितता क्या कहलाती है दोस्तों? कि गैस में हम इसे आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे बच्चों गैस का सिलेंडर है ना बच्चों, जिसमें खाना बनता है, तो वो जो रहता है उसमें बच्चों क्या होता है, वह द्रव्य के फॉर्म में तो रहता है, लेकिन वह बच्चों असलियत में क्या है, वह गैस है। उसको इतना संपीड़ित कर दिया गया है, इतना दबाव दे दिया गया है उसमें, कि गैस जो है बच्चों, उसके जो कण जैसे बहुत दूर रहते थे, उनको इतना अधिक दबा दिया गया है कि ये जो कण है बच्चों, ये अत्यधिक पास पास में आ गए हैं, जिसके कारण वो द्रव का रूप धारण कर लिए हैं। तो ये होता है बच्चों संपीड़न। क्या बच्चों? संपीड़न। संपीड़न का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों, कि संपीड़ित हम सभी में कर सकते हैं। संपीड़न जो क्रिया है वह हम सभी में कर सकते हैं, लेकिन ठोस द्रव की तुलना में जो गैस है उसमें हम आसानी से संपीड़न कर सकते हैं। आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एक बार आप किताब और पढ़िएगा। जैसे बच्चों यहां पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, आप अपने बुकलेट में ये देखिए, ये जो बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस का। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो ये जो ठोस होगा उसमें जो कण के आकार रहेंगे वो देखो बच्चों कितने संघनित हैं। उसके बाद जब हम द्रव अवस्था में आएंगे तो उसके कण जो है थोड़ी थोड़ी दूर अवस्था में चले जाएंगे। और जो गैस होगा उसमें देखो बच्चों कि एक कोष्टक में कितने कम कण हैं। इसका मतलब ये है कि ये अत्यधिक फैलाव में है। तो बच्चों ये बताओ, हम क्या इन्हें ठोस वाले कणों को क्या और अधिक दबा सकते हैं? क्या इसमें और अधिक जगह है? नहीं, नहीं। अगर हम इसे और अधिक दबाएंगे तो ये टूटने लगेगा। और फिर इसमें द्रव में आते हैं बच्चों, तो द्रव में हम क्या, इसमें देखो बच्चों थोड़ा थोड़ा जगह है, तो हम इसको थोड़ी सी मात्रा में इसको संपीड़ित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बच्चों अधिक हम संपीड़ित नहीं कर सकते। लेकिन गैस में देखो बच्चों कि कणों का आकार जो है वह अत्यधिक दूर दूर पर अवस्था में स्थित है, इसलिए हम इसे अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो संपीड़न क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है बच्चों? आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गैसों में संपीड़न क्षमता सबसे अधिक होती है, तथा संपीड़न की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? ठोस में। तो बच्चों अब हम किताब पढ़ लेते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बनी रसोई में प्रवेश किए जाने पर हमें जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण और दूर भी जा सकते हैं। तो बच्चों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों एक हम फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों जैसे यहां पे क्या है बच्चों, ठोस है, ठीक है। अब यहां पे आता है बच्चों द्रव, ठीक है ना, और एक आता है बच्चों ये गैस, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे साइड जाते जाएंगे, क्या ठोस से हम जाएंगे द्रव में, द्रव से जाएंगे जब हम ठोस में, तो हमारा जो आयतन है, क्या बच्चों, आयतन जो है वह बढ़ने लगेगा। क्या बच्चों, आयतन जो है हमारा वह बढ़ने लगेगा। कैसे? देखो बच्चों कोई भी ठोस, जैसे 1 kg का कोई हम बर्तन ले लें या लोहा ले लें, तो उसमें क्या होगा बच्चों, वह कम स्थान घेरेगा, कम स्थान घेरेगा। लेकिन 1 लीटर अगर हम पानी ले लें
तो वह ठोस से अत्यधिक, जैसे बाट जानते हैं ना बच्चों, जो काम आता है किसके, तौलने के काम में आता है, वो 1 किलो बाट कितना कम जगह लेता है, लेकिन 1 लीटर पानी हमारा कितना अधिक जगह लेता है, बहुत अधिक। लेकिन उसके बाद 1 किलो जो हम ले लेते हैं क्या बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है ना बच्चों। तो ऑक्सीजन कितना, जैसे सिलेंडर कितने किलो का होता है बच्चों, जनरली 14 किलो का होता है, लेकिन उसका आकार देखो बच्चों कितना है, उसको संपीडित भी किया गया है, फिर भी उसका आकार बहुत बड़ा होता है। सिलेंडर का आकार बड़ा होता है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ठोस से द्रव में, द्रव से गैस अवस्था में जाएंगे तो उसका आयतन कितना होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। लेकिन अब हम जाते हैं बच्चों, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। और जैसे जैसे बच्चों हम घनत्व क्या होता है बच्चों, ये कण जो होते हैं बच्चों, एक दूसरे से जितना अधिक दूरी पर रहेंगे वह उसका घनत्व कहलाएगा। मतलब सबसे अधिक घनत्व किसका कहलाएगा बच्चों, ठोस का, क्योंकि उसके कण जो होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों द्रव में उसके कण जो होते हैं बच्चों वह हल्के दूर दूर होते हैं, और गैस में उसके जो कण होंगे बहुत ही दूर दूर पर होंगे गैस में। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो हमारा घनत्व है वह नीचे से ऊपर जाते जाते यह बढ़ेगा। मतलब सबसे कम घनत्व गैसों में होगा, फिर उससे अधिक घनत्व द्रवों में होगा, एवं सबसे अधिक घनत्व बच्चों ठोस में होगा। वो जितना अधिक घनत्व, जिसका जितना अधिक घनत्व अधिक होगा वह बच्चों उतना ही क्या होगा, छोटे आकार का होगा। जैसे हमारा बाट का हमने उदाहरण लिया था, तो बाट कैसा होता है बच्चों, बहुत ही संघनित होता है। इसका मतलब उसका घनत्व जो है वह क्या है बच्चों, बहुत अधिक है। क्या, घनत्व जो है वह बहुत अधिक है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे घनत्व उसका बढ़ता जाएगा। तो बच्चों इन सभी चीजों को अब ध्यान रखना। तो बच्चों आज का यूनिट यहीं तक हम पढ़ते हैं। बच्चों हम कल से पढ़ेंगे 1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। बच्चों कल हम पढ़ेंगे क्या, बच्चों आज हम इसको पढ़ ही लेते हैं, 1.4 पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे से हम तो क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। अपने परीक्षण से हम जान सकते हैं कि जल अपनी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था किसका, पानी का। तो पानी का क्या था बच्चों कि यह अपना बदल सकता है, क्या, आकार। किसमें, यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे बर्फ बन जाने पर यह ठोस हो जाता है, और एवं द्रव अवस्था में वह पानी के रूप में रहता है, एवं गैसीय अवस्था में जब वह भाप में बन जाता है तो वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। मतलब जो पानी है बच्चों, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पानी तो तीनों अवस्था में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। क्या बच्चों, पदार्थ जो होते हैं वह अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक, हम आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको यह कैसा लगा तो आप जरूर बताना, और जहां पर कभी तुमको परेशानी होगी तो उसको कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं उसको एक बार और बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो कल से हम पढ़ेंगे बच्चों तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो आज चलता हूं बच्चों, जो भी आपको परेशानी होगी कमेंट के माध्यम से आप लिख देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, तो आपको दोबारा वह समझ में आ जाएगा। तो बच्चों कल हम यह यूनिट खत्म कर देंगे, तो फिर उसके परसों से हम कौन से यूनिट पढ़ेंगे, बस तो बच्चों दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आंसर इस यूनिट के होंगे तो मैं बच्चों उनको आपको थोड़ी बहुत मात्रा में लिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। तो और अगर आपको कहीं से भी लिखना होगा तो बच्चों बाजारों में काफी कुंजी गाइडें मिलती हैं, तो आप उससे अपना आंसर बना लेना। लेकिन बच्चों सबसे अच्छा जरूरी क्या है कि यूनिट समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम कल मिलते हैं। चलो बच्चों अब हम कल की क्लास में मिलते हैं, तो रखता हूं।